हेलो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी से में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आरएसी यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट के फंडामेंटल्स ऑफ रेफ्रिजरेशन यानी कि फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन के हम क्लास दूसरा आज लेकर आए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रशीतन के विभिन्न उल्लेख क्या हैं, यानी कि रेफ्रिजरेशन के विभिन्न उल्लेख क्या हैं, रेफ्रिजरेशन कितने प्रकार के होते हैं, रेफ्रिजरेशन की विधियां कितनी प्रकार की हैं, यानी कि प्रशीतन की विधियां कितनी प्रकार की हैं। तो पहला है हमारा बर्फ प्रशीतन यानी कि आइस रेफ्रिजरेशन। यह विधि बहुत वर्षों पहले ठंडक उत्पन्न करने के लिए की जाती थी। यह विधि आज भी वहाँ प्रयोग में लाई जाती है जहाँ पर प्रशीतन की अन्य विधियाँ उचित नहीं है, यानी कि ये जो विधि है ये वर्षों पहले प्रयोग में लाई जाती थी और अब भी लाई जाती है। और यह विधि जो है वहाँ पर उपयोग की जाती है जहाँ पर प्रशीतन की अन्य विधियाँ जो हैं वह उचित नहीं बैठती हैं। इसमें बताया गया है कि इस विधि में किसी स्थान का यानी कि इस विधि में किसी स्थान का तापमान जो है वह बर्फ़ का प्रयोग करके कम किया जा सकता है, यानी कि किसी स्थान के जो तापमान है उसमें हम बर्फ़ का प्रयोग करके उसके तापमान को कम कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 किलोग्राम बर्फ़ को वायुमंडलीय तापमान पर पिघलाने के लिए 335 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर कोई 1 किलोग्राम का बर्फ़ है उसको वायुमंडलीय तापमान पर यानी कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर पिघलाने के लिए हमें कितने ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, वह है 335 किलो जूल की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी 1 किलो बर्फ़ को पिघलाने के लिए। इसलिए यदि 1 किलोग्राम बर्फ़ की बंद स्थान पर रख दें, यानी कि कोई स्थान है उस बंद स्थान पर रख देंगे जहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या हो विद्यमान हो, तो उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 335 किलो जूल ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा, यानी कि उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए हमें 335 किलो जूल ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा, तभी जो है वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा। और उसके बाद क्या होगा, तब उस स्थान पर ऊष्मा की हानि होगी, यानी कि उस बर्फ़ को पिघलाने के लिए जो ऊष्मा है उस स्थान पर सभी ऊष्माएँ क्या होंगी, उस बर्फ़ को अवशोषित करेंगी, यानी कि जब उस बर्फ़ में अवशोषित करेंगी तो बर्फ़ पिघलेगा और उसकी ऊष्मा क्या होगी, उस जगह पर हानि हो जाएगी, यानी कि उसकी ऊष्मा उस जगह पर नष्ट हो जाएगी। और इस कारण क्या होगा, उस स्थान पर तापमान कम होने के कारण, यानी कि उस ऊष्मा की हानि के कारण उस स्थान पर तापमान कम हो जाता है, जिस प्रकार उस जगह पर ठंडक आती है। और चित्र में साधारण प्रशीतन प्रणाली दिखाई गई है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह है बाहरी ऊष्मा जब आती है तो इस बर्फ़ को पिघलाती है और इसमें जो वायु है ये इस तरफ से घूमती रहती है और धीरे धीरे जब ये इस बर्फ़ को पिघला देती है तो ऊष्मा जो अवशोषित कर लेती है, तब क्या होता है, इस कक्ष का जो टेम्परेचर है वह कम हो जाता है और यहाँ पर ठंडक आ जाती है। और ये जो दीवारें हैं ये क्या हैं, इंसुलेटर की तरह काम करती हैं, यानी कि जो ऊष्मा है उसको ना अंदर आने देंगी बाहर की ऊष्मा को, और जो अंदर की ऊष्मा है उसको ना बाहर जाने देंगी। और यहाँ पर ये जो एक पाइप लगा होता है सिर्फ इसी के रास्ते से ही ऊष्मा बाहर जाती है। और यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ होता है, जब यहाँ का जो टेम्परेचर है वह कम हो जाएगा तब यहाँ पर जो भोज्य पदार्थ है वह भी ठंडक रहेगा। इससे जो इसके अंदर जो भोज्य पदार्थ रखा रहेगा वह क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो इसी को हम कहते हैं बर्फ प्रशीतन। इसमें आगे लिखा गया है कि यह प्रशीतन प्रणाली ढुलाई प्रशीतन के लिए उपयुक्त है। यह विधि
भोजन और सब्जियों को एक नियत समय तक, यानी कि भोजन और जो सब्जियां रखी जाती हैं वह एक नियत समय तक बचाई जा सकती हैं। जहाँ पर भी कोई अन्य प्रशीतन प्रणाली को खरीदने से इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वह इस प्रणाली को उपयोग कर सकता है। आगे है हमारा ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन क्या है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन यानी कि शुष्क या फिर सूखी बर्फ प्रशीतन। इसमें क्या होता है, इस विधि में बर्फ के स्थान पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सूखी बर्फ के नाम से जानी जाती है, यानी कि वह एक सफ़ेद कलर के होगा, यानी कि वाइट रंग का होगा, वाइट कलर का होगा। वह क्या है, सूखी कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। उसको हम क्या कहेंगे, दूसरे नाम से जानते हैं, सूखी बर्फ के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रयोग शुष्क या फिर सूखी बर्फ प्रशीतन में किया जाता है। शुष्क बर्फ जो होगा वह ठोस अवस्था से क्या होगा, सीधे गैसीय अवस्था में प्रवेश करेगा, यानी कि वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाएगा। और इस प्रकार उसके शुष्क बर्फ के ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में धारण करने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह ऊष्मा से अवशोषित करना पड़ता है। और तब यह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा को अवशोषित करेगा, यानी कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वह क्या होगा, वह जब गैस में परिवर्तित होगा तो उसके लिए जितनी वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह उसके बराबर ऊष्मा को अवशोषित करेगा। और यह -78 डिग्री सेल्सियस वायुमंडलीय दाब पर क्या होगा, वाष्पित होता है, यानी कि जो ठोस से सीधे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से सीधे गैस में जो बदलती है वह -78 डिग्री सेल्सियस वायुमंडलीय दाब पर वाष्पित होता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए इस विधि में बर्फ प्रशीतन से कम तापमान उत्पन्न हो सकता है। और यह विधि जो है वह ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के खाद्य पदार्थों के संरक्षण में काम आती है, यानी कि यह जो विधि है वह ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के खाद्य पदार्थ के संरक्षण में काम आती है। अगला है हमारा वाष्पीकृत प्रशीतन, यानी कि इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन। इवेपोरेटिव रेफ्रिजरेशन क्या है, जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो वह उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का अवशोषण करता है, यानी कि कोई द्रव होगा, उस द्रव को गैस में बदलना होगा, परिवर्तित होना होगा, तो वह क्या करेगा, उसके वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है उसके बराबर ऊष्मा को अवशोषित करेगा, तब वह द्रव से गैस में बदलेगा। जिससे क्या होगा कि जिससे आसपास का तापमान क्या होगा, घट जाएगा। जैसे कि स्पिरिट की एक बूंद हथेली पर डालने पर हाथ का ठंडा महसूस, यानी कि एक जब हथेली है हमारी, कोई हथेली मतलब कोई हथेली पर रखेंगे एक बूंद स्पिरिट, तो स्पिरिट जिस हथेली पर जिस जगह पर गिरेगा वहाँ पर हमको क्या होगा, वहाँ पर हमको एक प्रकार से ठंडक महसूस होगा। क्यों ठंडा महसूस होता है, क्योंकि जब वाष्प क्या होगी, जब वह वाष्प में बदलती है तो वहाँ पर चमड़ी, यानी कि उस जगह पर, उस चमड़ी पर ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। और जिससे कि ऊष्मा का अवशोषण होगा जिसके कारण क्या होगा, उस जगह पर हमको ठंडक प्रदान होती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि घड़े में रखा जो पानी है, यानी कि जो जल है, वह भी ठंड होता है। यह भी एक वाष्पीकृत प्रशीतन का उदाहरण है। और शरीर का जो पसीना है, शरीर के पसीने के सूखने पर जो हमें ठंडक का एहसास होता है, वह भी एक वाष्पीकृत प्रशीतन का उदाहरण है। आज वाष्प प्रशीतन प्रणालियों में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में इच्छा अनुसार तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है हमारा वायु के प्रसारण से प्रशीतन। वायु के प्रसारण से प्रशीतन क्या होता है, हम जानते हैं कि वायु तथा दूसरी अन्य गैसों का तापमान जो होगा वह रुद्धोष्म प्रसारण के द्वारा कम किया जा सकता है, यानी कि वायु के प्रसारण से जो प्रशीतन होगा वह क्या होगा, वायु तथा दूसरी अन्य गैसों का जो तापमान है वह रुद्धोष्म प्रसारण के द्वारा कम किया जा सकता है। इस विधि में कूलिंग प्रभाव गैस अवस्था से बिना परिवर्तन प्राप्त होती है, यानी कि जो इस विधि में कूलिंग होगी वह प्रभाव
गैस अवस्था से बिना परिवर्तन प्राप्त किया जा सकता है, और यह कूलिंग प्रभाव जो है वह ऊष्मागतिकीय संबंधों के द्वारा जाना जा सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।